गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों जनसत्ता का संपादकीय है और बहुत ही ख़ास है, क्योंकि जो स्थिति इस समय रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर बनी हुई है, पिछले कई महीनों से युद्ध होता चला जा रहा है। हमको लग रहा है ऐसे यदि युद्ध होता रहा तो साल भी कंप्लीट हो जाएगा, पर कोई भी औचित्य, कोई भी परिणाम नहीं निकलेगा। क्योंकि जिन देशों को उनके लिए कुछ होता है ना, एक पहल जारी करना चाहिए, एक संधि बनाना चाहिए, उस विवाद को, उस समस्या को निपटाने के लिए लोगों के बीच में मध्यस्थता करना चाहिए, पर ऐसा देश कोई निकल के बाहर नहीं आ रहा है। सारे लोग बस यही प्रयास कर रहे हैं कि ये युद्ध और विकराल होता जाए, जिससे रूस के खेमे के लोग हैं और रूस को सपोर्ट कर रहे हैं, जो यूक्रेन के खेमे के लोग हैं यूक्रेन को कहीं ना कहीं चोरी छुपे सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी देश हैं जो खुल कर रहे हैं, पर दोस्तों कोई ये नहीं सोच रहा कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करा के शांत करा दिया जाए, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी इनके माध्यम से ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। पर इनको ये नहीं पता कि भविष्य में इन दो देशों के युद्ध की वजह से जिस प्रकार से जो कमोडिटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, उनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो ग्लोबलाइजेशन, जो वार्षिक तापांतर है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे चीज़ें जो टेम्परेचर वो बढ़ रही हैं, और मानव जाति के लिए, पृथ्वी के लिए कहीं से भी ये सही नहीं होगा। और जानते हैं कभी कभार क्या होता है, जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो धीरे धीरे सारे देश उस युद्ध में आकर युद्ध करने लगते हैं, या तो स्थिति इतनी विकराल हो जाती है कि कुछ देश जो है वो जैविक हथियारों का इस्तेमाल करने लगते हैं। कोई न कोई आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जैविक युद्ध के बारे में बता दें, जो कोविड-19 जो पैंडेमिक आया था, तो दोस्तों उससे जो नुकसान हुआ है पूरे दुनिया को हुआ था। कोई भी राष्ट्र कितना बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हो, कितना भी विकास क्यों ना किया हो, कितना भी विकसित रहा हो, सारे देशों का जो है कि पोल खुल गई। हम जानते हैं कि हम लोगों ने क्या किया था, एक दूसरे देश को कैसे टर्मिनेट करना है, कैसे विजय हासिल करनी है, उसको नेस्तनाबूद कर देना है, ऐसे तो हम घातक हथियार बना रखे थे। पर यदि भविष्य में कभी कोई ऐसी समस्या, कोई वायरस आ जाए, हम उससे लड़ेंगे कैसे, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या है, इसके बारे में हम कभी भी नहीं सोचे। बस काटने मरने के लिए सारी चीज़ें बना रखी थी। अब सोचिए कोविड-19 जो कोरोना वायरस था, SARS-CoV-2 करके, अब उसके ऊपर कौन सी मिसाइल, कौन सा परमाणु बम, हाइड्रोजन बम आप मारते हैं। सोचिए इतना घातक कि जो भी हमारे हथियार थे, पूरी दुनिया के हथियार थे, धरे के धरे रह गए, किसी को पता नहीं कहाँ है, किसके माध्यम से जा रहा है, मतलब इतना विध्वंसक था वो। तो इसलिए दोस्तों आजकल के दौर में जैविक हथियारों का जो प्रचलन बढ़ रहा है, और ये क्या, ये जैविक हथियार ही था जो कोविड-19 था। ये SARS-CoV-2 जो था, ये जैविक हथियार था, और इसने हम जैसी आबादी को, हम जैसे लोगों को ये बता कर चला गया, और आज भी कई कई जगहों पे ये है कि यदि इंसान समझता है कि मैं अपने बुद्धि और विवेक से सारी चीज़ों को चुनौती दे सकता हूँ, तो गलत है। आपका एक गलत कार्य पूरी दुनिया डुबा सकता है। और ये जानते हैं, ये जो जैविक हथियार बनाया गया था, चाइना के ही जो वुहान सिटी है, वहीं पे एक प्रयोगशाला, वहीं पे बनाया गया था। या तो गलती से वो निकल के भाग गया हो प्रयोगशाला से, या तो फिर वो कुछ 3-5 किए हों। तो ये सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड हैं। तो चलते हैं अब आगे, देखते हैं। अभी कई सारी चीज़ों का जिक्र होगा कि इतिहास में भी जो चीज़ें जैविक हथियारों का लोगों ने इस्तेमाल कैसे किया था, क्यों किया था, कब, सब दिखाएगा इसमें। लिखा, रूस ने हाल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को 310 पन्नों का एक मसौदा सौंपा है। इसके जरिए उसने आरोप लगाया कि अमेरिकी रक्षा विभाग की मदद से यूक्रेन की प्रयोगशाला में मानव समुदाय के लिए घातक जैविक हथियार बनाने की तैयारी चल रही है। रूस ने परिषद से आग्रह किया कि इस प्रस्ताव को मंजूर कर इसे मुद्दे की जांच कराई जाए। तो देखिए, रूस ने सीधा सीधा कह दिया कि भैया जो पश्चिमी देश हैं, या कुछ यूरोपीय पश्चिमी देश हैं,
वो किस प्रकार से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं एक जैविक हथियार बनाने के लिए। यदि वो जैविक हथियार बना लेता तो सबसे पहला जो प्रयोग वो कहाँ कर सकता है आपको भी पता है, अपने दुश्मन राष्ट्र के ऊपर करेगा, और दुश्मन राष्ट्र उसका रूस है। लेकिन भारत सहित सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों ने इस प्रस्ताव से दूरी बना ली है। पर देखिए, कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि भैया ये जो है युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में अनाप शनाप रूस के द्वारा कहा जा रहा है। हो सकता है वास्तविकता कुछ और हो, रूस ही बना रहा हो, क्योंकि रूस और चाइना लंबे समय से भले इस पे एक संधि के तहत इसके प्रयोग पे, इसके संरक्षण पे रोक लगा दी गई हो, बट पूरी दुनिया को पता अब जो है कि अमेरिका भी इससे पीछे नहीं है। समझ रहे हैं, ये सारे देश जैविक हथियार बनाने की प्रयास में है, कुछ लोगों ने तो बना भी रखा है। तो देख सकते हैं कि जो अस्थायी सदस्य थे कुछ लोग भाग निकले कि भैया हमसे मत कहिए, पर जो चाइना जैसा देश है वो खड़ा था उसके सपोर्ट के लिए, उसके मदद के लिए। हालांकि रूस ने कहा कि 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होने वाले जैविक हथियार समीक्षा सम्मेलन में वो इस मुद्दे को फिर से उठाएगा। उसने दावा किया कि युद्ध शुरू होने के साथ ही यूक्रेन में अमेरिकी जैविक हथियार प्रयोगशालाएं खतरनाक वायरसों को जैविक हथियार में बदलने के लिए सक्रिय हो गई थी। देखिए किस प्रकार का इसका आरोप है। और स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक फोरम होने वाला है, जैसे कई देशों मिल के जो है कि जैविक हथियार के बारे में वहाँ पे बातचीत करते हैं, तो वहाँ पे भी ये अपना प्रस्ताव लेके जाएगा, लोगों को बताएगा कि इस प्रकार की समस्याएं जो है कि खड़ी हो सकती हैं, बताइए क्या किया जाए। कोरोना विषाणु के अस्तित्व में आने के बाद से ही ये आशंकाएं बनी हुई हैं कि जैव प्रौद्योगिकी में सक्षम दुनिया के देश जैविक हथियार बनाने में जुटे हैं। इन हथियारों से कम खर्चे पर बड़ी तबाही मचाई जा सकती है। रूस खुद अत्यंत खतरनाक इबोला विषाणु को जैविक औजार के रूप में निर्माण की तैयारी में लगा है। अब देख सकते हैं कि वही इबोला विषाणु है, यदि दोस्तों लोगों के बीच में छोड़ दिया जाए तो आदमी वैसे कोरोना टाइप के मरने लगेंगे। ठीक है, किसी भी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। ये जो गोपनीय शस्त्र है ये बहुत ही खतरनाक है, और ऐसे में क्या है, दुनिया से पल्ला भी झाड़ लेगा। भैया हमको क्या पता कब क्या होगा, कहाँ कैसे होगा। आपके पास इफ़ यू हैव एनी एविडेंस देन यू हैव टू प्रूव कि हाँ इसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, तो वो सीधे सीधे कह देगा भैया हमको नहीं पता ये बोला कैसे क्या होगा, और अपना काम भी निकाल लेगा। परियोजना को टोलेडो का नाम दिया गया। टोलेडो स्पेन का एक शहर है जहाँ प्लेग फैलने से बड़ी संख्या में लोग काल के गाल में समा गए थे। अब देखिए एक समय था जब वहाँ प्लेग फैला था तो स्पेन का एक बड़ा शहर खत्म हो गया। इबोला के साथ साथ मारबर्ग विषाणु को भी रूस ने टोलेडो परियोजना में शामिल किया हुआ है। इस विषाणु से संक्रमित लोगों में से 88% की मौत हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत कम लोगों को बचाया जा सकता है। दरअसल चीन से उपजे कोरोना विषाणु ने जैविक हथियारों का नया रास्ता खोल दिया है। इस तरह के औजारों में विषाणु, जीवाणु, फफूंद और जैविक आविष, पेड़ पौधों व जंतुओं में पैदा होने वाले जहरीले पदार्थ जैसे संक्रमण फैलने वाले जीवाणु और विषाणुओं का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये लोग अपने शत्रु देश के लिए तो इस्तेमाल करेंगे, पर उनकी 1/3 से ज़्यादा आबादी दोस्तों खुद संक्रमित हो जाएगी और पूरी दुनिया को इस समस्या को झेलना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप मध्यस्थता करिए, दो देशों के बीच में जो तनाव है, जो गतिरोध है, उसे निपटान करने का प्रयास करिए, अन्यथा पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अगर तीसरा युद्ध हुआ ना, विश्व युद्ध, तो ऐसे ही सब खत्म है, क्योंकि सबके पास इतने तेज़ तर्रार हथियार बना दिए हैं सारे देश। खाने के लिए भले कुछ ना हो, पर हथियार, परमाणु बम ये ज़रूरी है, ये होना चाहिए। गाँव में भी कुछ ऐसे परिवार आप देखते होंगे, खाने के लिए कुछ नहीं होंगे पर कट्टा, बंदूक, लाठी डंडा ज़रूर रखे हैं। जिस क्षेत्र में भी इनकी मौजूदगी हो जाती है वहाँ ये बहुगुणित होकर तेज़ी से फैलते हैं और लोगों को मौत के घाट उतारते चलते हैं। सैन्य युद्ध में जैविक औजारों का प्रयोग पूरी तरह निषिद्ध है। अब देखिए किसी भी देश में जब युद्ध की स्थिति दो देशों या कई देशों के बीच में होती है तो वहाँ पे जैविक हथियार को जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए संधि बनी हुई है। तो पर लोग चोरी छुपे सारी चीज़ें करते हैं, इसलिए इन पर नियंत्रण के लिए जैविक और घातक औजार संधि अस्तित्व में है। लेकिन सक्षम देश चोरी छुपे जैविक हथियार बनाने से न तो बाज आ रहे हैं और न ही इस्तेमाल से।
जैविक हथियार बनाने में आमतौर पर उन अदृश्य सूक्ष्म जीवों का प्रयोग भी लाया जाता है जो विभिन्न सतहों पर अनेक दिन तक जीवित रहते हैं। इनके अलावा कीटाणुओं, फफूंदों और जहरीले जीव जंतुओं, पेड़ पौधों से विष निकलकर भी जनसंहार के हथियार बनाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरा सारी चीज़ें रखी हुई हैं, पर बस जो दे जाइए इस्तेमाल कर दें। क्योंकि हथियार बिना कोई धमाका के किए कुछ दिनों बाद लोगों में बीमारी के रूप में उभरते हैं, इसलिए इसका एकाएक अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। जब तक इसकी पहचान होती है तब तक यह कई बस्तियों को तबाह कर चुका होता है। जैविक हमला खाद्य पदार्थों, फसलों और जल स्रोतों के माध्यम से भी किया जाता है। आपको बता दें, एक बार रूस में युद्ध हुआ था, तो रूसी जैसे गृह युद्ध हुआ था, तो रूस के अंदर ही लोग क्या करते थे ना, जो लोग पहाड़ों पर्वतों पे थे, वहाँ के जलाशय में, वहाँ के झरनों में लोग ऐसी दवा मिला दिए थे कि लोग मरने लगे। तो देख सकते हैं कि पहले जैसा युद्ध नहीं है जो आप रामायण महाभारत में देखते हैं कि हाँ सामने चुनौती दे रहे हैं, धनुष बाण लेके मार रहे हैं, शाम जैसे हुई सूर्यास्त तो उसके बाद अपने अपने घर या अपने अपने डेरे में आप लोग बैठिए, बातचीत करिए, दुश्मन से भी जाके हाल चाल लीजिए। अब तो हमको जीतना है। यदि आप आज की स्थिति में सोए हैं तो रात में हमला करके ख़त्म कर दिया जाएगा, जैसे मुग़लों ने भारतीय राजाओं के ऊपर किया है। तो देख सकते हैं कि युद्ध जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके फसलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जल में विषाणु मिलाकर पूरे जल स्रोत को जहरीला बना दिया जाता है। जीवाणु विषाणु से संक्रमित व्यक्ति को स्वस्थ आबाद इलाके में भेजकर भी संक्रमण फैलाया जाता है। एक तरह से देखिए, जिसे मानव बम आप लोग कहते हैं ना, तो ये मानव वायरस भेजा जाएगा आपके पास। पत्रों के जरिए भी संक्रमण फैलाने की जानकारियां हैं। हथियार प्रणाली के रूप में जैविक पाउडर के बम, कीटाणु बम और स्प्रे गन का इस्तेमाल बीमारी फैलाने में किया जाता है। जब भी युद्ध का वैसे तो कोई इतिहास नहीं मिलता, लेकिन धर्म और इतिहास की पुस्तकों में ऐसे संकेत जरूर मिलते हैं जिससे ज्ञात होता कि प्राचीन काल में भी लोग जैविक हथियारों के बारे में ज्ञान रखते थे। तो यहाँ पे देखिए, ये बताया जा रहा है ना कि क्या हमारी दुनिया से पहले भी इस तरह के युद्ध हुए थे क्या जैविक हथियारों के। तो इसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। भगवान कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में जिस एरका घास को औजार के रूप में प्रयोग कर अपने वंशजों का नाश किया था, वह कुछ और नहीं जैविक हथियार का ही रूप था। अब देखिए, सीधे सीधे लिखा कि कृष्ण भगवान ने एक घास था जिसका नाम एरका था, उससे औजार बना के अपने दुश्मनों का, अपने वंशजों का नाश कर दिया। 12वीं शताब्दी के हत्ती साहित्य में जैविक युद्ध का विवरण, जिसमें तुलारेमिया नामक संक्रामक बुखार के रोगियों को युद्ध में भेजा गया था। विषैले तीरों का जिक्र रामायण महाभारत के साथ दुनिया के अन्य प्रमुख युद्धों में मिलता है। यूनान में हुए धर्म युद्धों में प्राचीन किरा प्रांत के जल स्रोतों में विषैले पौधों को मिलाने की बात कही गई। ऐसी धारणा की 1346 में काफा पर कब्जे की लड़ाई में मंगोल शासकों ने प्लेग से मरे जवानों का उपयोग जैविक हथियार के रूप में किया था। इसी तरह 1785 में लौ काले पर नियंत्रण के लिए ट्यूनीशियाई सेना ने वस्त्रों के माध्यम से संक्रमण फैला दिया था। देखिए क्या क्या लिखा है कि वस्त्रों के माध्यम से, जवानों के माध्यम से कैसे कैसे लोग, बस हमको जीतना है। ये सारी चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं कि ये युद्ध है और विकराल हो और भयानक रूप ले, उससे पहले जो है कि देशों को पहुंचकर शांत कराना चाहिए। पर जो है सो पहुंच रहा, आग लगा रहा है। हाँ फलाने इसे होत रहना, इसे होत रहना। वही स्थिति है जैसे आपके गांव में, आपके पड़ोसी में दो लोगों के बीच में शत्रुता होता है, तो बहुत कम ही लोग रहते हैं जो चाहते हैं कि जो है झगड़ा हो, जब विवाद हो सुलझ जाए। और लोग तो अपनी रोटियां सेकने लगते हैं, किसी के माध्यम से अपनी जो है कि ज़रूरतें पूरी की जाएंगी, अपना भी झगड़ा पूरा कर लिया जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने दुश्मन देशों की फसलें बर्बाद करने और मवेशियों को संक्रमित करने के लिए एंथ्रेक्स व ग्लैडर्स को जरिया बनाया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और अमेरिका ने तुलारेमिया, एंथ्रेक्स, ब्रुसेलोसिस व पाट्यूनियलिज्म के जरिए जैविक हथियार बनाए थे। चूँकि जैविक युद्ध बेहद घातक हैं, इसलिए 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से जैविक हथियार संधि वजूद में आई, जिससे 170 देशों ने मान्यता दी। जो क्लोन वगैरह है, इंसानों के डीएनए से बना दिया जाता है, उसी का हूबहू शक्ल, ये भी उसी के अंदर आता है, जैविक हथियार के अंतर्गत। इन चीज़ों पे भी प्रतिबंध है, पर बहुत सारे देश जो है क्लोन का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है,
इस संधि के तहत जैविक हथियारों उत्पादन, एकत्रीकरण और प्रयोग पर प्रतिबंध, लेकिन रूस और चीन जैसे देश गोपनीय ढंग से जैविक हथियारों के निर्माण में लगे हैं। अब अमेरिका आरोपों के घेरे में है। तो देख रहे हैं ना, संधि तो बनी हुई है पर कोई मानने को तैयार नहीं है। वो करेंगे ऐसा काम। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने मानव समुदाय को सुरक्षित बनाए रखने की दृष्टि से जो चेतावनियां दी थी, उनमें एक चेतावनी आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग से खिलवाड़ करना भी है। आजकल खासतौर से चीन, रूस और अमेरिका जैसे वैज्ञानिक विषाणु और जीवाणु बैक्टीरिया प्रयोगशाला में छेड़छाड़ कर नए विषाणु और जीवाणु के उत्पादन में तो लगे ही हैं, बल्कि उनकी मूल प्रकृति में बदलाव कर उन्हें और ज़्यादा घातक बना रहे हैं। ये देखिए, किसी से छिपा नहीं है। ठीक है, वही है ना भाई, वैज्ञानिक हैं, कब क्या फेरबदल कर दें। ठीक है, कोई हथियार बना दे रहा है तो कोई मानव कल्याण के लिए सही चीज़ें बना दे रहा है। सब अपनी अपनी सोच है। इनका उत्पादन मानव स्वास्थ्य के हित के बहाने किया जा रहा, लेकिन ये कोरोना की तरह ही बेकाबू हो रहे हैं तो दुनिया नए संकटों में घिर जाएगी। अमेरिका के विस्कोसिन मेडिसिन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक युविका ओका ने स्वाइन फ्लू के विषाणु के साथ छेड़छाड़ कर उसे इतना ताकतवर बना डाला कि मनुष्य शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह सवाल उठता है कि इतना खतरनाक विषाणु को आखिर और खतरनाक बनाने का औचित्य क्या। आप सोचिए, मतलब कोई मतलब है? इंसानों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करने के लिए कुछ नहीं बनाया जा रहा है। छोटा सा वायरस तबाह कर दे रहा, ख़त्म कर दे रहा है, पर विषाणुओं को और मजबूत बनाया जा रहा है। उसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? कावाओका ने दावा किया कि उन्होंने विषाणुओं को ऐसा बना दिया है। कावाओका ने यह भी दावा किया कि उन्होंने 2014 में रिवर्स जेनेटिक तकनीक का प्रयोग कर 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू जैसे जीवाणु बना है, जिसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध के बाद 5 करोड़ लोग मारे गए हैं। पोलियो, रैबीज और चिकन पॉक्स जैसे घातक रोगों के वैक्सीन पर उल्लेखनीय काम करने वैज्ञानिक स्टेफनी प्लॉटकिन ने भी कावाओका के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा था, ऐसी कोई सरकार यह दावा नहीं कर सकती कि वैक्सीन बनाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि फ्रेंड सर्किल में आपका अपने मित्रों के साथ यदि इस मुद्दे पर डिबेट हो, बातचीत हो, तो आप अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखिएगा और बताइएगा जैविक हथियार कहीं से भी सही नहीं है। यह हमेशा मानव जाति के लिए, पृथ्वी के लिए घातक ही है। और इसका छोटा सा नमूना देखना है तो SARS-CoV-2 जिसको कोविड बोलते हैं उसको ज़रूर देखें, लोगों से विचार मंथन करें और लोगों को बताइए कि कभी भी जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ हो चाहे सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ हो, उसके बाद उस समस्या का समाधान एक टेबल पे बैठ के लोगों ने किया कई देशों ने। तो अभी से क्यों ना किया जाए? जब ये बर्बाद हो जाएंगे तब करने का क्या औचित्य है, क्या मतलब है? तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।